ठीक है चलो. So the second subjective question of DAF you will get is why do you want to pursue this course? तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि आप क्या लिखना चाहोगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपके बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड मतलब आपका पास्ट थोड़ा और आपका फ्यूचर जो आप अपने लिए सोचते हो या जिस भी डायरेक्शनल थॉट, ऐसा नहीं कोई फिक्स फ्यूचर वो रहता है, उसके बीच में ये कोर्स लाई करता है. ठीक है. तो आपको ये दोनों से सिंक बताना है कि ये कैसे सिंक्ड है. ठीक है. हाउ दिस कोर्स इज सिंक्ड विथ योर पास्ट एंड फ्यूचर एंड. अब ऐसे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, बट बहुत डिफिकल्ट है इसको एक्चुअली क्राफ्ट कर पाना एक आंसर जो एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि हर बार आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सिंक्ड नहीं होता कोर्स से, तो आप केवल फ्यूचर और कोर्स को मिलाते हो, है ना. और कई बार फ्यूचर की बहुत क्लैरिटी नहीं होती तो बैकग्राउंड और कोर्स को मिलाते हो. तो ऐसा नहीं है कि इक्वल स्ट्रेंथ में आप ये और ये लिखोगे, फॉर नॉट एवरीवन. मतलब कुछ लोगों के लिए ही ऐसा होगा, सबके लिए नहीं होगा. बट यहाँ पे पहले वही डोंट वाली बात कर लो. जो की पॉइंट्स टू रिमेम्बर है कि जैसे मान लो कि कोई कोर्स बहुत अच्छा है फॉर द सोसाइटी, है ना, फॉर द सोसाइटी, क्योंकि जैसे और द नेशन बहुत ही अच्छा है वो कोर्स के पढ़ने से. जो बच्चे जो काम करेंगे उसका सोसाइटी पे, नेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. And it is very important that people should read and study and work in that profile. ऐसा लिखकर आप why this course का आंसर नहीं दे सकते केवल. जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ, तुमने मुझसे किसी ने पूछा कि why do you want to study MSW livelihood and social entrepreneurship. तो मैंने बोलना शुरू किया कि सर इंडिया में इतने करोड़ लोग, 80 समथिंग करोड़ लोग जो है जिनका लाइवलीहुड बहुत अनसर्टेन है या लॉस्ट है या मार्जिनलाइज्ड है, तो उनके पास नहीं है या वल्नरेबल है. तो पहले तो उसकी स्टेट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड people should be trained for developing their livelihood or strengthening their livelihood. और उनके मतलब like with the entrepreneurial uh, abilities or capabilities, they can fix that livelihood issues in India. And that's why, अब देखो यहाँ तक तो मैंने कोर्स की तारीफ की, because why this course is important. और फिर मैंने बोला कि that's why I want to pursue this course. अब बात ये आती है ना कि अगर ये कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, तो किसी और को करने दो, तुम क्यों कर रहे हो. या फिर ऐसे तो बहुत सारे कोर्स हैं, अगर ये अच्छा है तो वो भी अच्छा है. मतलब अगर आप हमसे पूछोगे तो जितना अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैं CODP को भी कर सकता हूँ, मैं चिल्ड्रन एंड फैमिली को भी कर सकता हूँ, मैं क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस को भी कर सकता हूँ, मैं दलित एंड ट्राइबल स्टडी को भी कर सकता हूँ, मैं वुमेन सेंटर प्रैक्टिस को भी कर सकता हूँ. तो एक्चुअली आई कैन पिच फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट्स, बट दैट डजंट मीन कि I'm ready or I should do all the subjects or I should read all the subjects. तो सबसे पहले तो ये है कि why this course में जनरली जो गलतियां करते हैं, ये डोंट में आपको याद रखना है कि केवल कोर्स का तारीफ should not be the part of your why this course. क्योंकि आप क्यों करना चाहते हो आपका रीजन होगा, ना कि कोर्स केवल अच्छा है इसलिए आप करना चाहते हो. ऐसे तो 60 कोर्स है 6 टेस्ट में, and all courses are equally important and equally critical. That's why it has been created there. So just why it is good is not the reason that you should pursue it. तो ये आपको ध्यान रखना है. दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि हालांकि आप लोग ये गलती पहले भी करते हो कि while filling up the form कि आप अपने बैकग्राउंड के पेपर से मैच कराने की कोशिश करते हो. आप बोलते हो सर मैंने सोशियोलॉजी में वुमेन स्टडीज किया था तो हम वुमेन स्टडीज यहाँ पे भर देते हैं. या फिर कोई बोलता है मेरा ग्रेजुएशन में एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट था तो हम एंथ्रोपोलॉजी भर देते हैं. कोई बोलता है कि मेरा कॉमर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था इसलिए हम डेवलपमेंट स्टडीज भरते हैं.
इस तरह से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। जब कोई कोर्स जो है ओपन फॉर ऑल हो जाता है, मतलब ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स है, तो इसका मतलब कि कोई बैकग्राउंड का सब्जेक्ट आपको एलिजिबल बनाएगा उस कोर्स के लिए, ये नहीं हो सकता। हाँ, everyone can have their advantage with their background। कोई इंजीनियर है, जैसे मान लो अगर हम डीएस की बात करें, डेवलपमेंट स्टडीज की बात करें, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बीडीएस है, कोई आर्ट्स का है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, they all will have their own advantage while pursuing this DS, but none of them will have a necessary condition to pursue DS। ऐसा नहीं है कि डीएस पढ़ने के लिए इनमें से किसी का होना जरूरी है या कोई पेपर पढ़ना जरूरी है। एंड सिमिलरली इफ नॉट एकेडमिकली, आपकी लाइफ के कई सारे ऐसे अलग अलग स्किल्स और कैपेबिलिटीज होती हैं जो आपको एडवांटेजियस होगा आपके पढ़ने में। दैट इज नॉट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो यू विल हैव एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हियर अमॉन्ग योर ग्रुप। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, जस्ट एडवांटेजेस एक पेपर है जो आपको एक सर्टेन वे में आपको हेल्प करेगा आपके लर्निंग में। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देता है कोई भी सब्जेक्ट। सो देर इज नो नीड टू राइट कि मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ये था, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes. फिर कई लोग क्या करते हैं कि दे राइट इट इन अ वे कि सर मैं ग्रेजुएशन में बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, and since English doesn't give me enough opportunity for employment ahead, एमए करना या फिर उससे आगे जो भी लिटरेचर पे बेस्ड जो भी पढ़ाई है वो इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेगा। दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग माय फील्ड, आई एम ट्राइंग टू और गेट इनटू दिस कोर्स। ये एक गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ऐसा कई बार रीजन हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, यहीं पे थोड़ा बेईमानी करने के लिए मैं बोलूंगा, अभी नहीं है क्या यहाँ पे? अभी नहीं पूछा था ना कि ऑनेस्टी की बात। तो अगर यहाँ पे अगर आप डिसऑनेस्ट होते हो देन इट्स ओके, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, ये हमारे समाज की है, हमारे यहाँ के सिस्टम का है कि हम मतलब केवल किसी भी कोर्स को जज करते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से, और मतलब कि हमें लगता है कि लिमिटेड है, और कई जगह ऑफ कोर्स लिमिटेड है भी बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक कंडीशन। तो अब ये बात सच हो सकती है कि आप एमए इंग्लिश तो करना चाहते थे लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको डर है कि वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं। लेकिन ठीक है, वो बात अलग हो गई, बट उस बात को भूल के आपने 60 में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट किया है तो उसका कोई तो रीजन होगा ना। चलो ये भी सच है, मान लो ये भी सच है, ये सच होने के बाद भी आपने एक कोई कोर्स सेलेक्ट किया है तो उसका वही कोई एक कोर रीजन होगा, वो आपको लिखना है, ना कि इसको ज्यादा पिच करना है। ठीक है? So you are not changing your field just because of the employment opportunity, है ना? और अगर कर भी रहे हो तो जिस कोर्स को लिया है उसके रिलेटेड में लिख के अपना कनेक्शन तुम्हें एस्टेब्लिश करना है कि why you do you think that you will be doing good at that course और what great you can achieve through that course। ठीक है? इसके बाद एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि कई बार लोग केवल यही लिख देते हैं कि ये पेपर पढ़ने को मिलेगा। इंटरेस्ट और मोटिवेशन थोड़ा दो तरह का चीज होता है, उसको समझो। कई बार इंटरेस्ट ऑल्सो इज मोटिवेशन, इंटरेस्ट मोटिवेशन एक जैसा हो सकता है, बट इन दोनों को समझो थोड़ा सा अलग से। जैसे किसी को होता है ना कि मुझे इंटरेस्ट है कि हम पहाड़ों पे जाकर काम करें, किसी को इंटरेस्ट है कि हम लोगों के बीच में जाके काम करें, हमें बहुत मजा आएगा कि गांव के इन्वायरमेंट में जाएंगे, या किसी को बहुत मजा आएगा कि हम रोमिंग रहेंगे, हम एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लेंगे, एक पॉलिसी बेस्ड प्रोजेक्ट लेंगे। ठीक है? तो वो इंटरेस्ट हो सकता है उस तरह का भी, या किसी को है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम ये पेपर के बारे में पढ़ना चाहते हैं बहुत सारा, तो वो इंटरेस्ट हो गया। मोटिवेशन मतलब कई बार वो मोटिवेशन भी हो सकता है। मोटिवेशन इज लाइक व्हाट कैरियर डू यू वांट टू अचीव, है ना? व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न। तो आप इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करके भी लिख सकते हो कि व्हाट
what interest, what are the component of that course or the profile or the job ahead where you are interested to do, or what kind of interest do you have, and what motivation you have. मोटिवेशन थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि जैसे मान लो कि ये भी होता है कि मैं 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा, है ना, दैट्स माय मोटिवेशन, एंड हाउ आई विल डू इट, दैट्स माय इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक्टिविटीज के लिए इंटरेस्ट और रिजल्ट के लिए मोटिवेशन, तो इसको आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है ना। तो इस तरह से आपको ये पहला वाला जो मेन पॉइंट है इसको ध्यान में रखते हुए, और ये सब डोंट यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यू नीड टू राइट व्हाई दिस कोर्स। ठीक है, ये एक तरह से हाफ एसओपी हो गया। इसमें कुछ और भी पॉइंट हम बता देते हैं। जैसे एक और चीज आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा मतलब लिखो ही हर बार, बट हाँ, व्हाट आर द फ्यूचर डू यू सी विद दिस कोर्स। जैसे मान लो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एक एक छोटा सा ही एक इंट्रोडक्टरी आपको लिखना है कि आफ्टर दिस कोर्स आई विल बी लुकिंग जॉब और आई विल बी वर्किंग एज दिस प्रोफाइल एनीवेयर इन this type of company, and then gradually I'll be moving or getting this role or responsibility ahead. तो ये फ्यूचर आपको लिखने से एक फायदा ये होता है कि उनको पढ़ते वक्त ये लगता है कि व्हाट मोटिवेशन डू यू हैव। तो ये जो प्रोफाइल लेना और कैरियर की बात करना, वो एक मोटिवेशन का पार्ट हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, इससे ऊपर का जो भी बात होगा सब्जेक्ट के कंपोनेंट के बारे में, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, वो सब आपका थोड़ा इंटरेस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर कि आप लोग क्या लिखोगे, सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी भी हो सकता है बिकॉज इट विल ओनली गेट क्लियर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट। ठीक है, तो जब एक दो एडिट होगा, एक दो रिव्यू होगा, और इसीलिए हम रिव्यू इन ग्रुप ही करेंगे। हाँ, अगर किसी को बहुत प्राइवेसी की इशू है, ये नहीं हमारा, तो आप अलग से ही पढ़ो, तो अलग बात है, वरना हम किसी किसी का ग्रुप में पढ़ेंगे सो दैट एवरीबॉडी विल लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, अगर उसने कुछ किया है तो इससे क्या होगा कि वो जो करेक्शन टाइम है वो डिक्रीज होता जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका व्हाई दिस कोर्स का सारा वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका,